ये मैरिड कपल जो जल्द ही डाइवोर्स लेने वाला था, वो फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां पर उन्हें खुद के डुप्लीकेट्स दिखाई देने लगे थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम की लेडी को दिखाते हुए, जो कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी। जेन का फिलहाल के लिए एक हस्बैंड होता है जिसका नाम डैन था, और वो अपनी वाइफ को बार बार मनाने के लिए उसके पीछे आ रहा था। जेन ने तो अपने हस्बैंड डैन को साफ कह दिया था कि उसका पीछा ना करे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके साथ एक मिनट भी रहना। बात ये थी कि जेन और डैन के बीच कई सारी ऐसी बेकार चीजें हुई है, जिससे कि जेन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब डाइवोर्स लेगी। वो तो बिल्कुल भी डैन के साथ अब रहना ही नहीं चाहती। डैन जो कि बहुत ज्यादा थक गया था, वो उसका पीछा करते हुए एक लेक के पास आकर रुक जाता है। उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि फॉरेस्ट में आने से पहले कुछ साइन बोर्ड्स लिखे गए थे, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया, और अब शायद यहीं से कुछ खतरनाक चीजें होने की शुरुआत होने वाली थी। जेन तो अपने हस्बैंड को बुरा भला कहकर वहां से दूर निकल जाती है, और वो इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि लास्ट नाइट उसने बहुत अजीब बिहेव किया होता है। लास्ट नाइट वो दोनों एक पार्टी में गए थे जिसमें कि डैन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो सभी से बदतमीजी से बात कर रहा था, इवन दूसरी लेडीज के साथ फ्लर्ट करता रहता है। ये भी उन सभी में से एक रीजन है जिससे कि जेन उसे डाइवोर्स लेना चाहती है। डैन बेचारा माफी मांगता रहा, लेकिन शायद जेन उसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करने वाली। जेन अब आगे निकल जाती है डैन को वहीं पर छोड़कर। अब अचानक जेन को आगे बढ़ते हुए लेक के किनारे एक हुडेड आदमी दिखाई देता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन जेन ने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया और अपनी मॉर्निंग वॉक करने लगी। उस फॉरेस्ट के तो एक चारों तरफ छोटा सा ट्रैक बनाया गया था, जिस पर कई सारे लोग आकर जॉगिंग किया करते थे। तो जेन भी अब यहाँ अपना वही काम कर रही होती है, लेकिन यहाँ बेचारे डैन को अचानक कुछ तो आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे कि उसके कान में दर्द होने लगा और वो अपना कान बंद कर लेता है। सेम ऐसी ही आवाज भाग रही जेन को भी सुनाई दी। अब ये चीजें कुछ ही देर तक होती हैं और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन दोनों को लगा कि ये उनका वहम हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं, तो दोनों ही अपने काम में बिजी हो गए। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद जेन जब उसी स्पॉट पर आती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यानी उस लेक के किनारे वाला हिस्सा, तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड डैन यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जेन अब थोड़ा सा चिंतित होने लगी, इसीलिए वो आवाज देकर अपने हस्बैंड को बुलाती है। अब दूसरी तरफ डैन तो एकदम उदास होकर फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में चला गया था। उस जगह पर कई सारी बेकार चीजें फेंकी गई थी, जैसे कोई यहाँ पर पहले भी आया हो। उसने ही इन चीजों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और चारों तरफ बिखेर कर रख दिया। लेकिन अचानक डैन को उस जगह पर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब वहां जाकर चेक कर रहा था तो उसे कुछ मिलता ही नहीं। थोड़ी देर में जेन भी डैन को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती थी। दोनों साथ में फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं उस अनजान चीज को देखने के लिए। जेन तो उस रिवर वाले हिस्से पर लगे हुए एक साइन बोर्ड के पास आकर बता रही थी कि उसने कई सारे रास्ते चुने, लेकिन वो घूम फिर कर इसी जगह पर आ जाती है। डैन भी कहने लगा कि उसने भी ये जगह पहले भी देखी है। जब वो फर्स्ट राउंड मार रहा था वॉकिंग का, तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर आ गया। अब ये चीजें जेन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती हैं, क्योंकि उन्हें घर भी निकलना था। इसीलिए अब जेन डैन को उसके पीछे आने के लिए कहती है, जो धीरे धीरे थकान के मारे वहाँ पर जाने लगा। दोनों इस बार कोई और ही रास्ता चूज करते हैं, जिससे कि शायद वो फॉरेस्ट से बाहर निकल जाए, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों घूमते हुए उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो रिवर थी। अब ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि उन्हें इस फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा। जेन तो अब और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो एक ही जगह पर तब से घूमते जा रहे हैं। सामने की तरफ सिर्फ उसे एक लेक दिखाई दे रही थी और वहाँ पर लगा हुआ स्विमिंग ना करने का बोर्ड। लेकिन यहाँ डैन जेन को एक नया आइडिया देता है कि हम दोनों एक ही रास्ते पर जाने के बजाय दो अलग अलग रास्तों से जाएं। इससे उन्हें रास्ता ढूंढने में काफी मदद हो सकती थी। जेन को ये प्लान अच्छा लगा, तो उसने दो पार्ट में डिवाइड होने का डिसाइड कर लिया। वहाँ पर जाने से पहले डैन ने जेन से माफी मांगी। वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसने कई सारी गलतियां की, लेकिन वो आज भी उससे इतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। जेन फिलहाल के लिए डैन की इस प्यार भरी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वहाँ से अपने रास्ते पर चली जाती है। डैन भी वहाँ से अपोजिट वाले रास्ते पर निकल पड़ा, शायद उन्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता मिले। पर उन दोनों बेचारों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो किस लूप में फंस चुके हैं। ये एक ऐसा लूप था जहाँ से आज तक कोई बाहर ही नहीं निकल पाया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते ही रहते हैं और यहाँ हमें जेन को दिखाया गया है, जो वापस से उसी जगह पर आ गई, यानी उस नदी के सामने उस बोर्ड के पास। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद पता चला कि डैन भी उस जगह पर आ गया है और उन दोनों की टक्कर हो गई है। जेन को तो ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड जरूर उसे डराने की कोशिश कर रहा है, पर डैन को तो यहाँ खुद ही नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए दोनों एकदम शांत रहते हैं और सामने की तरफ उस नॉट स्विमिंग के बोर्ड को देखते हैं। अब तक तो वो 5 से ज्यादा बार का चक्कर लगा चुके हैं और घूम फिर कर वो यहीं पर आ जाते।
थे। डैन सबसे पहले नोटिस करता है उस पूरे पॉन्ड को जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। तो उसका एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार जब ये पॉन्ड इतना ज्यादा गंदा है तो कोई स्विमिंग ना करने का बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाएगा। जेन भी इस बात पर गौर करती है कि आखिर इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है। डैन जेन के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए चला जाता है उस नॉट स्विमिंग के बोर्ड को निकालने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, इतनी आसानी से उसे नहीं निकाला जा सकता। जेन समझ गई थी कि डैन से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए वो फोन निकालती है और ट्राई करती है किसी को कांटेक्ट करने का, शायद कोई ऐसा हो जो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाए। जेन का ईयरफोन नीचे गिर जाता है और जब उसने अपने मोबाइल फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ पर कवरेज ही नहीं है, कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं था जिससे वो किसी बाहर वाले आदमी को कॉल कर सके। डैन के मोबाइल में भी वही हालत होती है, तो दोनों कवरेज वाले एरिया पर जाकर देखने लगे कि नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ पर वो मोमेंट आ चुका था जब दोनों का सब्र का बांध एकदम से टूट जाएगा। दोनों तो अपने मोबाइल फोन्स को लेकर नेटवर्क ढूंढने के लिए पूरे फॉरेस्ट वाले इलाके में घूमते रहे। दोनों कुछ समय तक लगातार ऐसे चलते रहते हैं, तभी उनके सामने कुछ दिखाई दिया। ये वही हुडेड मैन होता है जो पहले भी उन्हें अचानक से दिखाई दिया था। अब वो खतरनाक आदमी बीच रास्ते में खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है, जिस वजह से डैन और जेन काफी ज्यादा डर गए और वहाँ से दूर भागने लगे। दोनों एकदम परेशान हो गए थे कि वो हुडेड मैन एक समय पर यहाँ तो दूसरे समय पर कहीं और ही कैसे मिल जाता है। वहाँ से निकलने पर उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि वो उसी जगह पर वापस आ चुके हैं, यानी कि उस नॉट स्विमिंग के बोर्ड के पास। अब यहाँ उसे देखते रहने पर जेन की नजर जमीन पर पड़े हुए अपने ईयरफोन पर जाती है, लेकिन जब वो उसे उठाकर देख रही थी तो पता चला कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ईयरफोन्स मौजूद हैं और यहाँ पर तो सिर्फ वो एक ही ईयरफोन लेकर आई थी, तो दूसरा वाला ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ जेन को सच में लगने लगा था कि डैन ही उसके साथ है जो मजाक कर रहा है। लास्ट टाइम जेन काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी उसके बिहेवियर के कारण, तो शायद हो सकता है कि डैन मजाक करके उसे खुश करना चाहता हो, लेकिन डैन साफ कह रहा था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो सारी चीजें जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो मेरे साथ भी एकदम नई है। तो इस समय एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देने से अच्छा वो फॉरेस्ट से बाहर निकलने का ट्राई करेंगे। डैन की इतना ज्यादा बोलने पर जेन समझ गई थी कि शायद इस चीज में उसका कोई हाथ नहीं है, ये उनके साथ कुछ और ही हो रहा है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। इसीलिए अब जाकर उनका डर एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया था। दोनों तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और कोई भी रैंडम जगह पर भागने का ट्राई करते हैं, पर इस समय वो सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि घूम फिर कर वो उसी जगह पर वापस ना पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें बार बार इस तरीके से लूप रिपीट हो रहा हो और हम फॉरेस्ट में जहां भी जाएं बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे हो, तो यूजुअली ऐसे सारे लूप से बाहर निकलने का कोई ना कोई क्लू तो होता है जिसे फाइंड आउट करना होता था। लेकिन फिलहाल के लिए ये फॉरेस्ट है तो इसके ऊपर दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। जैसे अगर कोई रास्ता पता नहीं चल रहा है तो हमें पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए और एकदम टॉप पर जाकर ये देखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में पेड़ की डेंसिटी कम हो गई है, यानी उस जगह पर ही एकदम फ्लैट लैंड होगा और वहीं पर जाना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हमें एक डायरेक्शन चूज करना है और उसी में ही बढ़ते रहना है। हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा लूप बनाया हो जिसमें आप फंसते चले जाएं, और अगर फिर भी इससे काम नहीं बनता तो कैसे भी करके आग जला लीजिए। इस आग को जितना हो सके उतना फैलाइए जब तक उसे कोई नोटिस ना कर ले। दिन का समय है, यानी हमें आग जलाकर काला धुआं बनाना है। काला धुआं यूजुअली सूखे पत्तों से बनता है जो फॉरेस्ट में काफी भारी मात्रा में दिखाई दे रही थी, तो उसे जमा करके जला दीजिए जिससे कि ब्लैक स्मोक की मदद से बड़ा सा सिंबल बन जाए। अब इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करने पर एक अच्छी खासी टेक्निक बन जाती थी इस लूप से बाहर निकलने की। पर यहाँ डैन और जेन अपने पर्सनल मामले में इतने ज्यादा बिखर गए थे कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसलिए एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। पर यहाँ जेन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर आसपास देख रही थी। अचानक उसके कान में वही रिंगिंग की आवाज सुनाई दी जो यहाँ पर आने से पहले एक और बार सुनाई दी थी। जेन इन चीजों के बारे में डैन को बताती है और डैन कंफर्म करता है कि वो आवाजें उसे भी सुनाई दे रही हैं। उसके हिसाब से उन्हें इस आवाज के पीछे पीछे जाकर ट्राई करना चाहिए। लेकिन जेन एकदम चिल्लाते हुए कहती है कि शायद हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हैं। अगर डैन उसे डिस्टर्ब नहीं करता तो शायद जेन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेती। जेन की बातों से पता चल रहा था कि वो डैन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो उसे बुरी तरीके से डांट देती है जिससे कि डैन को बुरा लगने लगा था। डैन तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, पर यहाँ जेन पूरी तरीके से क्लियर कर देती है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसके लाइफ में कोई और आ चुका है जो उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी।
की। ये बात सुनकर डैन का दिल एकदम से उदास हो जाता है, यानी उसने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए अपनी वाइफ के लिए और वो इतनी आसानी से किसी और के साथ जा रही है। बहुत सोचने के बाद डैन ने ये रियलिटी एक्सेप्ट की और कहा कि हम यहाँ से निकलने के बाद डाइवोर्स कर लेंगे। डैन के फैमिली वालों को इन चीजों के बारे में अभी नहीं पता, तो वो बाद में बता देंगे। फिलहाल डैन एक रैंडम डायरेक्शन चूज करता है और कहता है कि हमें यहाँ बढ़ना चाहिए। दोनों अब जल्द से जल्द उसी रास्ते पर आगे बढ़ते तो हैं, पर रिजल्ट वही निकलता है, यानी वो घूम फिरकर उसी साइन बोर्ड और लेक वाले रास्ते के सामने थे। जेन तो अब काफी पैनिक होकर जोर जोर से रोने लगती है, पर डैन पता नहीं क्यों हंस रहा था और कहता है कि हम वापस यहीं पर आ गए। दोनों हर जगह भागते हैं पर वापस वहीं पहुंच जाते हैं, यानी उनकी कोई भी कोशिशें एकदम से नाकामयाब थी और उस खतरनाक लूप को तोड़ने का कोई भी रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जेन और डैन एकदम से परेशान होकर उसी लेक के पास जाकर बैठ गए थे और ये नहीं समझ पाते कि इसके बाद उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। उन्हें कुछ तो ट्राई करना ही होगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। अब दोनों जब उस जगह पर बैठे हुए होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज लगातार उन्हें दूर भागने के लिए कह रही थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जेन की तो हालत एकदम से खराब पड़ी होती है और उसका पैर दर्द दे रहा था, तो वो लेट गई थी। वहीं डैन देखने की ये कोशिश करता है कि आसपास जो आवाज आ रही है वो कहाँ से है। दोनों किसी भी तरीके से उठकर उस आवाज के सोर्स को पता लगाने की ट्राई करते हैं। शायद हो सकता है कि जो आदमी चिल्ला रहा है वो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद कर दे। जेन और डैन फिर से उस फॉरेस्ट के अंदर वाले हिस्से में चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वही हुडेड फिगर वाला आदमी दिखाई दिया जो कि अब अंदर की तरफ जा रहा था। उसकी चाल ढाल पहले से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, इसीलिए अब दोनों उसका पीछा करते हुए वहां पर चले गए। अगले मोमेंट में उन दोनों ने देखा कि वो हुडेड फिगर वाला आदमी सामने की तरफ खड़ा हुआ है अपनी पीठ दिखाकर। लगातार उसे आवाज देने पर भी वो आदमी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जेन और डैन ने तो काफी चिल्लाना भी स्टार्ट किया जिससे कोई रिस्पॉन्स मिले, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो वैसे का वैसे ही खड़ा था। डैन ने तो उसके ऊपर कुछ पत्थर मारकर भी देखा, फिर भी उसके बॉडी पर कोई रिएक्शन नहीं होता। और फिर बाद में जेन बहुत ही फनी तरीके से उसे टच करके भी आती है। दोनों और ज्यादा डरते जा रहे थे, पर उस फिगर के बारे में कुछ पता ही नहीं। दोनों के पास कई सवाल थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो इस तरीके से एक जगह पर क्यों आते जा रहे हैं। अब अचानक इस तरीके से बात करते समय उनके सामने से एक और आदमी गुजरता है। उसने भी अपने ऊपर हुडी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका था। तो जैसे ही जेन और डैन उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला वाला हुडेड फिगर आदमी उसे देखने लगता है। डैन पूरी तरीके से चौंक गया क्योंकि उस पहले वाले हुडेड फिगर वाले आदमी का चेहरा सेम उसके जैसा ही मिल रहा था। ऐसा लग रहा हो कि डैन का एकदम डुप्लीकेट सामने खड़ा है। जेन भी इन चीजों को देखकर चौंक जाती है, बट अब जैसे ही वो नोटिस कर रही थी अपने पीछे एक और आदमी को जिसने सेम हुडी पहनी हुई थी, वो अब एकदम साइलेंटली उसके सामने आकर तुरंत ही उसे स्टैब करके मार देता है। डैन ने तो अपनी आंखों से बड़ी बुरी तरीके से जेन को मरते हुए देखा था। वो चिल्लाते रह गई, बट डैन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे जाकर झगड़ा करके उसे बचा ले। एकदम सीधा साधा डैन तो अपनी जान बचाकर फिलहाल के लिए वो दूर भागने लगता है। उसे पता था कि ये जो लोग भी हैं उनके पास हथियार मौजूद हैं और अगर वो वापस गया तो शायद उसे भी मार दिया जाए। इसी वजह से डैन रुकता ही नहीं और आगे बढ़ता रहता है। डैन जब जोर से भाग ही रहा था तभी उसकी टक्कर एक अजनबी से हो जाती है। उसने भी सेम ही कपड़ा पहना था जैसा कि डैन ने पहना होता है, लेकिन डैन जब जमीन पर गिर गया तो उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो लगातार उसका नाम पुकार रही थी। डैन को लगा कि ये उसका वहम है और चारों तरफ आवाजें गूंज रही हैं, इसीलिए वो इन चीजों को छोड़कर वापस आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिमाग एकदम से फटा जा रहा था उन अनजान आवाजों को सुनकर। कोई उसका नाम पुकारता तो कोई कहता कि यहाँ से भाग जाओ। लगातार ट्रेवल करते हुए वो आखिरकार उस लेक के पास पहुंच गया जो कि लूप का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात तो ये हो गई कि जब उसकी टक्कर जेन से हो जाती है। जेन जिसे कि उसने कुछ समय पहले अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, वो एकदम सही सलामत उसके सामने खड़ी है। जेन पूछ रही थी कि तुम अपना पहला चक्कर लगा के इतना जल्दी कैसे आ गए, पर डैन जिसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था वो जेन को थोड़ा सा दूर हटाता है और उसे कुछ मोमेंट रुकने के लिए कहकर पेड़ों के पीछे चला जाता है। डैन को यहाँ पर अच्छी तरीके से सांस नहीं आ रही थी और उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी होती है। इतनी खतरनाक चीजें जो उसके साथ हो रही है, ये किसी खतरनाक घोस्ट को देखने से कम नहीं, क्योंकि उसके सामने बुरी तरीके से जेन को मारा गया था। लेकिन जेन की बॉडी पर अब तो कोई भी चोट के निशान नहीं है और वो एकदम सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। पर फिलहाल अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कराकर डैन सीधा चले जाता है जेन के पास। वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो किसी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता। एक तो पहले से ही जेन उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है और उसके बिहेवियर के कारण उससे डाइवोर्स जल्दी लेने वाली है। पर इस मोमेंट पर ना चाहने के बावजूद भी डैन एकदम कंफ्यूज रहता है। वो घूर कर जेन को देखता ही जा रहा था। जैन फिलहाल के लिए जेन को कहता है कि हमें कोई और दूसरा रास्ता देखना चाहिए,
यहाँ से निकलने के लिए। हालांकि इस वाले डैन को सारी बातों के बारे में पता था कि इसके आगे जाने के बाद क्या होगा, इसीलिए वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। डैन ने फिलहाल जेन को आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। जेन भी अब डैन का पूरा साथ दे रही थी और वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तो घूम फिरकर उसी पॉन्ड वाले इलाके में पहुंच गए। नो स्विमिंग का बोर्ड सामने लगा हुआ था। अब इस जगह पर डैन फिर से वही बात कहता है कि इतने बेकार पॉन्ड में तैरेगा कौन, फिर भी यहाँ पर नो स्विमिंग का बोर्ड लगा कर रखा गया है। जेन तो सिंपल जवाब देती है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो वो इसमें जाकर नहा सकता है, पानी गंदा है या फिर साफ उसे इससे मतलब नहीं होगा। अब यहाँ जेन जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तभी उसे नीचे की तरफ एक ईयरफोन गिरा हुआ दिखाई दिया। जेन थोड़ा सा शॉक हो गई क्योंकि ऐसा ही सेम ईयरफोन उसकी भी जेब में मौजूद है और ये दूसरा वाला कहाँ से आया उसे समझ नहीं रहा था, क्योंकि जब से इस जगह पर दोनों आए हैं दूसरा कोई और दिखाई नहीं दिया। डैन यहाँ पर नोटिस करता है कि बहुत ही तेज धूप के कारण जेन की बॉडी सनबर्न होने लगी है, इसीलिए या तो उन्हें फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर जाना होगा जिससे वो धूप से बच जाए, या फिर कांटेक्ट करना होगा किसी दूसरे को जो यहाँ आकर उन्हें बाहर निकाले। डैन लगातार ट्राई करता रहा पर अभी तक उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता। उस जगह पर बिल्कुल भी नेटवर्क कवरेज था ही नहीं। अब फॉरेस्ट में थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद जेन एक जगह पर रुक जाती है। डैन उसे थोड़ा समझाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, सिर्फ हमें एक दूसरे का साथ देना है और अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम अलग नहीं होने वाले। अब जेन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही चौंक गई क्योंकि डैन ने कभी भी इतनी सीरियस बातें की नहीं होती। अचानक अब पीछे से एक आदमी आया और उसने डैन के सर पर एक स्टिक मारकर वहीं बेहोश कर दिया। पता चला कि ये डैन का डुप्लीकेट है जो साइड में जाकर वॉमिट करने लगा। पहला वाला डैन पूरी तरीके से बेहोश था। उस दूसरे डैन ने जेन को आदेश दिया कि जल्द से जल्द उस बेहोश हुए डैन का कपड़ा निकाल लो, मुझे एक रहस्य पता चला है जिसे तुम्हें बताना होगा। बेचारी जेन कुछ समझ नहीं पा रही होती, इसीलिए दूसरा डैन जैसा जैसा कह रहा था वो वैसा ही करती है। उसने बेहोश हुए डैन का हुडी निकाल ली और खुद पहन लिया। दूसरा वाले डैन का सर चकरा रहा होता है पर उसे ये चीजें करनी होंगी बचने के लिए। थोड़ी देर के अंदर जब वो पहला वाला डैन बेहोश होकर उठ रहा था तो दूसरे वाले डैन ने साफ कहा कि हमें इसे मारना होगा, तब जाकर ही हमें लूप के बारे में पता चलेगा। जेन तुरंत ही ऐसा करती है और स्टिक की मदद से उसे मार देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जो डैन बेहोश हुआ है वो एक बहरूपिया है क्योंकि उसके बिहेवियर और सीरियसनेस पहले से काफी अजीब थी। अब दूसरा वाला डैन जेन को लेकर वहाँ से काफी दूर निकल जाता है। दोनों ही कंफ्यूज थे लेकिन इस डैन को कुछ ज्यादा पता था। वो तुरंत ही उसे लेकर एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और थोड़ा वेट करने लगते हैं। थोड़ा पानी पीने के बाद वो सामने की तरफ देख पा रहे थे अपने ही वर्जन्स को जो शुरुआत में यहाँ वॉकिंग करते हुए पहुंच गए होते हैं। अब यहाँ पेड़ के पीछे जो डैन और जेन छुपे हुए थे वो ये समझ गए कि सामने की तरफ जो दो उनके क्लोन मौजूद हैं उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता कि वो आगे चलकर लूप में फंसने वाले, यानी ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अपने क्लोन को इतने पास से देखकर डैन एकदम चौंक गया था। उनके क्लोन सब वहाँ से वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं। तब जाकर पेड़ के पीछे छुपा हुआ डैन जेन से कह रहा था कि शायद हमें उनका पीछा करना चाहिए, पर यहाँ जेन उसके ऊपर भड़क जाती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, उसे अब कोई भी रिस्क नहीं लेना जिससे कोई दूसरे वर्जन उनके सामने आ जाए। सबसे ज्यादा जेन को डर लग रहा था डैन के उस खतरनाक वर्जन की जो लगातार हुडी पहनकर उस जगह पर ही खड़ा रहता है। अब यहाँ डैन जेन को एक और बात बताता है कि शायद इस जगह पर हमारे कई सारे वर्जन्स हो और हो सकता है कि कुछ वर्जन्स की मौत एनिमल या फिर कार एक्सीडेंट में हो गई हो। उनकी मौत तो अलग अलग तरीके से हो सकती है पर ये लूप वापस से स्टार्ट हो जाएगा। जेन इन बातों को सुनकर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसका सर बहुत दर्द दे रहा था। जेन फिलहाल के लिए शांत करती है और अब वो अपनी ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दे रही थी कि शायद यहाँ पर कोई एलियन सिविलाइजेशन आई है, उसी का असर हमें दिख रहा है और हम इस लूप में फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का तरीका फिलहाल किसी को नहीं याद आ रहा होता। अब यहाँ अचानक उन्हें फिर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो ऊपर की तरफ देख रहे थे तो पता चला कि उन दोनों के ही नए वर्जन वहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी वो लूप लगातार चलता ही जा रहा था। अब उन दोनों के दूसरे वर्जन्स एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे बातों बातों में। जेन तो यहाँ अपने वर्जन को देखकर डैन से पूछ रही थी कि क्या मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हूँ। डैन कहता है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो तो मुझे हमेशा से पसंद थी। भले ही वो दोनों शुरुआत में काफी ज्यादा लड़ रहे थे पर ये चीजें देखने के बाद उन दोनों में प्यार उमड़ने लगता है। वो एक दूसरे से कहने लगे कि शायद हमारे सारे वर्जन्स में से जो बहुत ही अच्छा वर्जन्स होंगे वही इस लूप से बाहर निकल पाए, क्योंकि जितने भी क्रूअल और बहुत ही खतरनाक वर्जन्स थे वो तो एक दूसरे को मार दे रहे हैं। सेम ऐसा ही उस दूसरे वर्जन वालों के साथ होता है। वहाँ फिर से एक दूसरा डैन आया और पहले वालों को मार दिया। अब ये चीज तो पेड़ के पीछे छुपे हुए उन दोनों के लिए कॉमन बात लग रही थी। दोनों फिलहाल के लिए उस जगह पर दूर चले जाते हैं और ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे को समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ गुजारेंगे।
दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी क्योंकि कई घंटों से वो चल ही रहे हैं और उनके बॉडी में फूड की इंटेक एकदम जीरो होती है। शॉकिंग बात तो ये थी कि जब से वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर इंटर हुए हैं कोई भी एनिमल उन्हें दिखाई नहीं दिया है, इवन कोई कीड़े मकोड़े या फिर पक्षियां भी नहीं दिखाई दी थी। अब ऐसे कंडीशन में वो दोनों कैसे सरवाइव करेंगे उन्हें ही पता है। न कुछ खाना और पानी पीने के बाद उन दोनों का माइंड एकदम से बदलने लगा था। खास करके जेन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उसे पता था कि डैन के साथ वो अपनी आगे की लाइफ नहीं बिता सकती, तो उसने साफ कह दिया कि मैं शायद डाइवोर्स वाली चीज को आगे बढ़ाऊंगी। डैन इस बात को सुनकर फिर से उदास हो जाता है, पर वो फिलहाल कहने लगा कि हमें यहाँ से बाहर निकलने पर ध्यान देना है। वो नहीं चाहता कि उसका वो खतरनाक वाला वर्जन सामने आकर उन दोनों के ऊपर हमला करे, यानी इससे पहले उन्हें उस खतरनाक वाले वर्जन को मारना होगा। दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ते ही रहते हैं, पर यहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि वो घूम फिरकर पॉन्ड वाले साइड पर आ चुके थे। इतनी ज्यादा धूप ने जेन का दिमाग खराब कर दिया और वो तो एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगी। इस समय पर डैन उसे संभालता है। डैन ने उसे गले लगाया और कहा कि अगर हम साथ रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ये सारी चीजें हमारा इम्तिहान ले रही हैं कि हम आगे अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे। इस समय डैन एकदम मैच्योर बिहेव करता है और बहुत ही परेशान हुई जेन को अपने सीने से लगा लेता है। जेन भी एकदम से शांत होने लगी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर काफी अट्रैक्ट होने लगे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये एहसास उन्हें इतने समय बाद हुआ था जैसा कि शुरुआती मैरिज के दिनों पर होता है। वो दोनों समझ गए कि एक दूसरे के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते, तो डैन ने यहाँ प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। जेन का भी शायद डाइवोर्स लेने का प्लान अब बदलने लगता है। दोनों के मन में एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आने ही लगी थी, तभी उन्हें कुछ दिखाई दिया। पॉन्ड के एकदम किनारे पर उन्हें ब्लैक कलर का टेंट मिलता है जिसे वो एकदम पास जाकर देखने लगे थे। साथ ही साथ वो एकदम सावधान भी होते हैं कि कहीं उनके खतरनाक वर्जन तो इसमें नहीं छुपे हैं। उस टेंट के अंदर कई सारे ईयरफोन्स लगाए गए थे और उनके ऊपर ब्लड लगे होते हैं, और साथ ही साथ अंदर की तरफ एक फोन भी मिलता है जो कि डैन का था और उसके अंदर उनके कई सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, जबकि ये फोटो उन्होंने कभी क्लिक की ही नहीं थी। डैन समझ गया कि ये वो जगह है जहां उनके खतरनाक वर्जन रहते हैं, यानी उनकी जान अब कोई भी नहीं बचा सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, इस लूप से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। डैन फिर से कहता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट अगले मोमेंट में पीछे से वही हुडेड मैन आता है जो कि डैन का खतरनाक वर्जन था और उसने पहले वाले डैन को मार दिया। लगातार वो इतने वार करता गया कि जेन देख नहीं पाती और वहां से भागने लगती है, पर बाद में पता चला कि एक दूसरी जेन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे मार देती है। अब ये दूसरी वर्जन वाली जेन वेट करने लगी अपने नए शिकार का। हुडेड वाली जेन पानी में कूद गई और कैसे भी करके वहां से बचने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई दूसरा वर्जन भी है जो उसका वेट कर रहा है मारने के लिए। तैरते हुए लगातार वो पत्थर वाले इलाके पर आई और वो सामने की तरफ सिल्वर टाइप के बॉल को देख पा रही थी। अचानक हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि पीछे से कोई और आया और उस जेन को मार दिया। जेन की डेड बॉडी को वो खींचते हुए लेकर आई फॉरेस्ट की तरफ और उस टेंट के एक हिस्से पर वो चली गई जहां पर डैन का वो खतरनाक वर्जन बैठा हुआ था। वो लिटरली बाकी वर्जन की बॉडी को खा रहा होता है। सेम वाले वर्जन के डैन और जेन एक साथ बैठ जाते हैं, यानी इससे साफ समझ में आ रहा था कि ये सबसे पहले वाले वर्जन है जिन्होंने इस लूप के अंदर सरवाइव करना सीख लिया है। ये कंफर्म था कि वो लूप से बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि वो अपने दूसरे वर्जन्स को मारकर खा रहे हैं और पूरी तरीके से कैनिबल बन चुके हैं। पता नहीं उनका आगे की जर्नी क्या होगी, लेकिन हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।